My name is Sunil Kumar, and in this video we are going to do the next topics of chapter 2 of ninth class. So in the previous video we have done the mixture and solutions, colloidal solutions and suspension. We have done the properties of all of these, and in this video we are going to do some basic terms that are regarding the solution. So let's start it. So there are some basic terms. Regarding solution. सॉल्यूशन के रिगार्डिंग में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है. जब भी जैसे हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं, यदि एसिड की कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन से कम है, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि दैट इज डाइल्यूट एसिड. इन दिस केस ए सॉल्यूशन having small amount of solute in a solvent. यदि जो solute है उसकी अमाउंट क्या हो, कम हो as compared to the solvent, it is known as dilute solution. After that we have the concentrated solution. Concentrated solution. जैसे हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो लार्ज हो जाती है एज कंपेयर टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन. मान लो हमारे पास, एक मिनट में एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में. ये सॉल्यूशन having large amount of solute in a solvent. मान लो हमारे पास एक 100 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है, 100 ml का एक एसिड सॉल्यूशन है जिसके अंदर मान लो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाटर है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका सिर्फ 10 ml और वाटर है 90 ml. एक दूसरा सेम सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है, उसके अंदर सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आपका वाटर है. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो है आपका 60 ml और वाटर है 40 ml, ठीक है. तो इसके अंदर यदि हम बात करें, सोल्यूट क्या होता है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और वाटर और जो सोलवेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे 10 ml है HCl, 90 ml है H2. तो सीधी सी बात ये क्या है, ये हमारे पास सोल्यूट है, ये सोलवेंट है. सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है वो सोलवेंट के कंपैरिजन में कम है, और यहाँ पर जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है. सो दिस इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दिस इज ए कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. सो we have these two solutions. After that we are talking about saturated solution. Saturated solution कौन से होते हैं? So saturated solution वो solution होते हैं जिनके अंदर और ज्यादा solute घुल नहीं सकता है. The solution in which no more solute can be dissolved in
a solvent at a particular temperature. ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर हमने क्या शुगर डिजोल्व करनी शुरू कर दी। पहले हमने 2 स्पून डाली, फिर वो डिजोल्व हो गई, उसके बाद 3-4 स्पून और डाल दी, फिर वो डिजोल्व हो गई, फिर 1 स्पून और डाली, फिर डिजोल्व हो गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उसमें और ज़्यादा शुगर डालोगे, वो डिजोल्व नहीं होगी, एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि उस केस के अंदर आपका जो शुगर है वो और ज़्यादा घुलेगी नहीं उसके अंदर, सो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आफ्टर दैट वी हैव अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसके अंदर आपका सोल्यूट घुल जाए। The solution in which more solute can be dissolved in a solvent। किसी सॉल्वेंट के अंदर जितना भी सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी के बारे में, कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग द सॉल्यूशन। सो द नेक्स्ट वन इज सोल्युबिलिटी। Solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent. The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent is called its solubility। उसको क्या बोलते हैं, उसकी सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सोल्युबिलिटी के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच सोल्युबिलिटी डिपेंड्स। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर क्या है, द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। तो इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो सोल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मान लो आप शुगर है आपके पास, साल्ट है, उसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतनी ज्यादा शुगर या साल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज with increase in temperature। सेकेंड बात कर रहे हैं
मान लो आपके पास कोई गैस है, ठीक है, और वो आप उसको लिक्विड के अंदर डिसोल्व कर रहे हो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो जो सोलिबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decrease with increase of temperature, डिक्रीज हो जाएगी। अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दिस इज द टेम्परेचर। सेकेंड वन इज प्रेशर। प्रेशर के ऊपर भी जो सोलिबिलिटी है वो डिपेंड करती है। तो इसके अंदर भी आपकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है सेम सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। द सोलिबिलिटी ऑफ solid in liquid do not affect with increase or decrease of pressure। प्रेशर को आप इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड की बात करें, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड increase with increase of टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। सॉरी, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का तो हम पहले कर चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो सोलिबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो सोलिबिलिटी होगी गैस इन लिक्विड वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज क्या होती है, ठीक है, या फिर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। We have to find out the mass percentage of solution. It is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply by 100। ये हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, दैट इज 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड is dissolved in 50 gram of water. Find the mass percentage of sodium chloride। 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, नमक है हमारे पास, उसको 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसोल्व किया गया है। हमें मास परसेंटेज बताना है सोडियम क्लोराइड का क्या होगा। तो 10 ग्राम NaCl, 50 ग्राम H2O, ये हमारे पास सोल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड इट इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, मच अमाउंट। सो द मास ऑफ द सोल्यूशन विल बी, तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 10 ग्राम
mass of H2O is equal to 50 gram. Now the mass of solution, mass of solution किसके इक्वल होता है? mass of solute plus mass of solvent, which means 10 gram plus 50 gram, that is equal to 60 gram. 60 ग्राम हो जाएगा हमारे पास. अब हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज किसके इक्वल बताया था मैंने? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ solvent is 60, sorry, mass of solution it is 60 मल्टीप्लाई बाई 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया 100/6. तो इसको डेसिमल में लिखेंगे. 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, फिर 4, फिर 0, 6 6 जा 36, ये कुछ 16.66% आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो. उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड टेक्निक्स यूज्ड. कि अब हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? सेम रहती है पूरे सॉल्यूशन, पूरे मिक्सचर के अंदर. जैसे कि हमारे पास हो गया जैसे कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट को आप वाटर के अंदर डाल दो, वो उसके अंदर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा. दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर. द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस के अंदर जिनकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती है पूरी, तो उनको उनके मिक्सचर्स के जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनको कैसे अलग कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी. सो टेक्निक्स used to separate mixture components. तो हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के अंदर हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं और उससे जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा किसी लिक्विड के अंदर वो दूर किया जाता है. इनसॉल्युबल सॉलिड is removed from liquid by a filter paper. एक फिल्टर पेपर का यूज करके हम क्या करते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड को उससे रिमूव करते हैं. तो इसके बारे में हम बात करते हैं. हमारे पास मान लो एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है और उसके अंदर कुछ सैंड है. तो आपको पता है कि जो सैंड है वो वाटर के अंदर मिक्सअप नहीं होगा. यदि हम उस सॉल्यूशन को किससे पास कर दें? एक फिल्टर पेपर से पास कर देंगे, तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इज सैंड, जो सैंड होगा वो किसके अंदर? फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगा और हमारे पास नीचे जो एक दूसरा बीकर होगा उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर सॉलिड के फाइन पार्टिकल्स को किसी लिक्विड से दूर किया जाता है. द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट से दूर किया जाता है.
उसके बाद हम बात करते हैं इवेपोरेशन मेथड के बारे में। इवेपोरेशन मेथड कौन सा होता है? इवेपोरेशन मेथड के अंदर जो सॉलिड होता है किसी लिक्विड के अंदर, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, वो सॉलिड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन, उसको हीट करते हैं जिससे कि जो लिक्विड है वो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। दिस मेथड इज used to separate solid from a liquid। जैसे हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है और हमें क्या चाहिए, साल्ट चाहिए, ठीक है, वो उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन मेथड यूज करेंगे। इवेपोरेशन में जो लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉलिड बच जाएगा। मींस हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो साल्ट था वो बच जाएगा हमारे पास। द नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंदर कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, एक प्योर सॉलिड चाहिए, बिल्कुल, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। दिस मेथड is used to separate pure solid from a solvent। किसी सॉल्वेंट से यदि हमें प्योर सॉलिड ऑब्टेन करना है तो हम उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं, मिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और एक आता है इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। तो दो मिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो चुके हैं और उनके टेम्परेचर यानी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में यदि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस है तो हम एक सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। दिस मेथड इज used to separate miscible liquid having boiling point temperature difference of 25 degree Celsius। यदि 25 more than having boiling point temperature difference more than 25 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। और यदि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम उसके लिए डिस्टिलेशन का एक मेथड यूज करते हैं, एंड दैट मेथड इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन, एंड द सेकेंड वन, if the temperature difference is less than 25 degrees Celsius, that is fractional distillation।
the method used to separate two or more than two, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, two miscible liquids having boiling point temperature difference of less than 25 डिग्री सेल्सियस। यदि 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, द नेक्स्ट मेथड इज नोन एज सेपरेटिंग फनल। Separating funnel is a method in which two miscible liquids are separated if they have difference in densities। दो immiscible liquid के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। This method is used to separate two immiscible liquid having difference in their डेंसिटीज। डेंसिटी की बात करें कि आपके पास मान लो जैसे ऑयल और वाटर है और आप दोनों को रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो एक ऊपर की लेयर बना लेगा, तो उसको एक फनल में डाला जाता है जिसमें नीचे की तरफ एक टैप लगी होती है, काइंड ऑफ टैप, उसको खोल देते हैं। तो जैसे ही पूरा का पूरा वाटर रिमूव हो जाएगा, आप उसको बंद कर दो तो वाटर आपको अलग से मिल जाएगा और जो ऑयल है वो आपको अलग से मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं, मान लो आपके पास दो सॉलिड है, सब्लिमेशन और उसमें एक का जो टेम्परेचर है, मतलब एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, तो आप क्या करोगे, उसको हीट करना शुरू करोगे, तो एक जो सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से सबलाइम हो जाएगा, जल्दी से एकदम से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको उसके ऊपर एक फनल लगा देते हैं और उसको मतलब क्लोज कर देते हैं, उसकी जो वाल्व वगैरह होती है उसको, उसका जो होल होता है उसको क्लोज कर देते हैं कॉटन वगैरह यूज करके, तो वो वहाँ पर अटैच हो जाता है उस फनल के साथ, और जो नीचे आपके पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे रह जाता है, और दूसरा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ऊपर की तरफ क्या ऊपर आपका फनल के अंदर चिपक जाता है। आप फिर उसको कंडेंस करके यानी कि उसका टेम्परेचर करके आप उसको गेट कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। तो सब्लिमेशन मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड टू separate two solid in which one have less boiling point as compared to the second one। second one के comparison में
जो जो फर्स्ट वन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपके पास मान लो एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हैं और उनकी सोल्युबिलिटी के अंदर क्या है, डिफरेंस है। तो उस केस के अंदर हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। द मेथड used to separate components of a mixture having different solubilities। यदि जैसे इसके लिए हम एग्जांपल है, हमारे पास एक डाई है और डाई के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं और यदि हमें उन कलर्स को क्या करना है या पिगमेंट्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर एक मैग्नेट का यूज किया जाता है जो कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या कर देती है, अलग करती है। यानी कि जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। द मेथड used to separate magnetic and non-magnetic substances। ठीक है, किसी मिक्सचर के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। सो आई थिंक द सेकेंड चैप्टर इज कंप्लीट and if you have any questions regarding the second question you can comment down below in the comment section। and इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे।